हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ सीयूईटी हिंदी हब में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं संज्ञा की और साथ ही साथ संज्ञा के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। एक तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो अगर क्वेश्चंस भी साथ में कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर मैं संज्ञा की बात करूं तो संज्ञा की परिभाषा हम क्लास 6 से 5th से 4th से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है और फिर बाद में हम जाकर के बाकी सारी चीज़ों को जानते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वर्ण विचार भी जो हम पढ़ते हैं, तो बाद में जाकर के हम वर्ण विचार के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं या जानते हैं। उससे पहले अगर देखा जाए तो हम वर्ण विचार को कैसे पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ जैसे आपके अल्फाबेट्स पढ़े जाते हैं यानी ABCD पढ़े जाते हैं, ठीक उसी तरीके से हम वर्ण विचार को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे बाद में पढ़ने की, तो हम क्या करते हैं, उसे वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, उसके भेद निर्धारित करते हैं, फिर पढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम संज्ञा पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले यही समझाया जाता है कि अगर किसी का नाम है तो वो संज्ञा है। अगर किसी का भी नाम, यानी कि नाउन इक्वल्स टू नेम इक्वल्स टू संज्ञा, यानी कि नाम जो है वो संज्ञा ही होगा। अब इस पूरी राम कहानी को जो हम संज्ञा के अंतर्गत पढ़ते हैं उसको हम सिंपल भाषा में ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा मतलब एक बच्चे का जन्म होता है या फिर एक पेट जो है आप लेकर आते हो घर पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले हम उसके नामकरण की विधि करते हैं, यानी कि उसका नाम निर्धारित करते हैं। अब जब हम उसका नाम निर्धारित करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको नाम का एक अस्तित्व दे देते हैं, या फिर अगर कहा जाए तो एक आइडेंटिटी दे देते हैं कि ये इसका नाम है और ये यही है, ठीक है। अब उस नाम के बारे में उस बच्चे को तब समझ में आता है जब वो थोड़ा बड़ा होता है, यानी जब वो रिएक्शन देने लगता है। यानी कि बच्चे का जब हम नामकरण करते हैं और जब हम बार बार उसे नाम से बुलाते हैं तब वो रिएक्ट करता है। या फिर मान लीजिए अगर कोई डॉगी लेके आते हैं हम और उसे क्या करते हैं, उसका नाम रख देते हैं कुछ, और उसके बाद जब हम बार बार वही नाम बुलाते हैं तो जब वो रिएक्ट करता है तो समझ में आता है उसे कि अच्छा ये मेरा नाम है, इससे मुझे बुलाया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से बच्चा भी वैसे रिएक्ट करता है। फिर क्या करते हैं, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, जब रिएक्शन वाली हम बात करें, तभी उसी के दौरान थोड़ा जब बड़ा होता है तो एक पर्टिकुलर चीज़ें होने लगती है उसके साथ, वो ये कि वो लोगों को पहचानने लगता है। यानी कि ये मेरे पापा हैं, मम्मी है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, यानी अपने लोगों को ढूंढता है, भीड़ में भी अपने लोगों को ढूंढकर उनके पास चला जाता है। तो क्या होता है, उसके मन में भावनाएं जागृत होती हैं। यानी सबसे पहले हम उसका नामकरण करते हैं और एक अलग अस्तित्व, यानी कि अगर मैंने मान लीजिए अगर आपने उस बच्चे का नाम आर्यन रखा, सोहन रखा, या फिर आपने ओमकार रखा, कुछ भी नाम रखा, तो क्या होगा कि जब आप उसका नामकरण कर रहे हैं तो आपकी पूरी फैमिली में वो एक अलग है, वो अपने नाम का है। यानी आपका जो नाम है आप अलग आइडेंटिटी रखते हो। अगर किसी ने आपको आपके नाम से बुलाया तो आपको ही बुलाया जा रहा है। मान लीजिए अगर जैसे मेरा नाम सौम्या है, तो अब मुझे पता है कि मेरे घर में मैं ही सौम्या हूँ। अगर कोई कुछ बात करेगा, शिकायतें भी लगाएगा, तो वो मेरी, अगर सौम्या भी लगा रहा है तो वो मैं ही हूँ। तो ठीक उसी तरीके से नाम दिया हमने, यानी उसे एक व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखा। सबसे पहले तो नामकरण किया तो संज्ञा के अंतर्गत आ गया। अब संज्ञा में भी जब हमने क्या किया, एक नाम दिया, पर्टिकुलर नाम दिया, तो उसे क्या कर दिया हमने, व्यक्तिवाचक में रख दिया। फिर जब वो लोगों को जानने लगा, पहचानने लगा, समझने लगा, तो उसके अंदर क्या डेवलप हुई, भावनाएं, यानी भाववाचक। जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसके नाम के पीछे एक सरनेम लगा। उस सरनेम के बाद उसे समझ में आया कि अच्छा तो ये क्या है, ये मेरी जात है, तो क्या हो गया, वो जातिवाचक, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े, वो बच्चा थोड़ा और लोगों के बीच में घुलने लगा, मिलने लगा, जानने लगा, तो उसे समझ में आता है कि ये मेरा परिवार है, यानी जिन्हें मैं पहचान रहा हूँ, जिन्हें मैं दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची कह रहा हूँ, वो मेरा परिवार है। तो उसे समूह में रहने के बारे में समझ में आने लगा। और जब वो मार्केट जाने लायक हो गया, जैसे कि हमारे घर में जैसे ही एक बच्चा मार्केट जाने लायक, यानी कि उसे सारी चीजें समझ में आने लगती है, तो हम उसे क्या बना देते हैं, यानी जा यार बच्चा, ये लेके आ जा, वो लेके आ जा। यानी कि घर का जो छोटा होता है उसको सबसे ज्यादा बाहर के काम दिए जाते हैं। तो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे हम नाप तौल के बारे में जो समझाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। यानी कि एक बच्चे के नामकरण से लेकर के इस दुनियादारी की समझ तक पहुंचते पहुंचते उसके मन में जितनी प्रक्रियाएं होती हैं या मन में जितनी भावनाएं होती हैं, साथ ही साथ जीवन में वो जो भी एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उसे जिन जिन चीज़ों के अंतर्गत हम बांधते हैं वो व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत आती है। और अगर मैं स्पेसिफिकली संज्ञा की बात करूं तो वो आपके संज्ञा के भेद और संज्ञा के अंतर्गत आ जाता
है। अब इतनी सारी बातें हमने बोली तो ये समझ में भी तो आना चाहिए ना कि हम किस बारे में बात करें। यानी मान लीजिए अगर मैंने किसी के नामकरण की बात की तो ये क्या है, क्यों है, कैसा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अगर संज्ञा को, तो संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम के बोध, मतलब नाम का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। यानी कि आपका नाम, मेरा नाम, घर का नाम, बाहर का नाम, बच्चे का नाम या फिर बूढ़े का नाम, साइकिल का नाम, मोबाइल का नाम, टेलीफोन का नाम, अगर बोर्ड का नाम, यानी कि जो भी वस्तु है उसका एक नाम होगा और वो क्या है, वो संज्ञा के अंतर्गत आएगा। वो जीवित है यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग कुछ भी हो, वो क्या है, वो संज्ञा के, मतलब अगर मैं बात करूँ तो इस कलम की बात करते हैं तो ये भी क्या है, आपकी संज्ञा। यानी हर एक वस्तु जो क्या है उसका नाम, उसके नाम का जब हम बोध कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लिया, परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध होता है। दूसरे शब्दों में संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी, जाति, स्थान, भाव, वस्तु आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के उदाहरण मोर, घोड़ा, रेडियो, किताब, भारत और वीरता। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जितनी भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो सब क्या होते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर मैं कहती हूँ शत्रुता, ठीक है, कमाई, अगर भलाई, ये ऐसे शब्द भी मिलते हैं तो वो क्या होंगे, आपकी संज्ञा कहे जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और आगे समझेंगे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं या संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कहीं कहीं आपको 3 मिल जाएंगे और कहीं कहीं आपको 5 मिल जाएंगे। जहां 3 मिलते हैं वहां क्या किया जा रहा है, इस जातिवाचक के अंतर्गत ही इस समूहवाचक और द्रव्यवाचक को ऐड कर दिया जाता है। इसलिए उनकी संख्या कितनी हो जाती है, उनकी संख्या 3 हो जाती है। लेकिन हम स्पेसिफिकली इसकी बात करेंगे तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। नाम से ही आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा और नाम से ही ये समझ में आ रहे हैं। जब व्यक्ति विशेष की बात की जाएगी तो व्यक्तिवाचक, जब जाति विशेष की बात की जाएगी तो जातिवाचक, जब भावनाओं की बात की जाएगी तो भाववाचक, जब समूह का बोध होगा तो समूहवाचक, और जब हम द्रव्य की बात करेंगे तो द्रव्यवाचक। यानी अगर मैं बात करूं तो परिभाषा आप आराम से नाम से प्रिडिक्ट कर सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है व्यक्तिवाचक। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पे जाति दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंफ्यूज हो जाना है कि अरे जाति कैसे आएगा, डिफाइन करेंगे इसे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो क्या है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम जैसे है यहाँ पे रेखा, राम, हरि, भोला, सचिन। उत्सव के नाम है होली, ईद, दीपावली, विजयदशमी। पर्वतों के नाम है हिमालय, विंध्याचल, काराकोरम आदि। स्थान के नाम है अयोध्या, जयपुर, कोलकाता, दिल्ली। और नदियों के नाम है गंगा, कृष्णा, कावेरी, नीलम। ये सब क्या है, ये आपके नाम है, पर्टिकुलरली नाम लिए जा रहे हैं, यानी कि व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब आ जाते हैं जातिवाचक। जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों तथा वस्तुओं का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। दूसरे शब्द में जिस शब्द से किसी जाति या उसकी श्रेणी वर्ग का संपूर्ण बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे लड़की में प्रियंका, निशा, सपना। अब मैंने लड़की कहा, अब किसी का भी नाम हो सकता है, कोई भी लड़की है वो इसके अंतर्गत आ जाएगी क्योंकि मैंने पूरी जाति का बोध कराया। अगर मैंने लड़का कहा तो पूरे जाति का बोध हो गया। अगर मैंने मोबाइल कहा, टीवी कहा या फिर मैंने अगर लैपटॉप कहा तो वो किसी भी ब्रांड का हो सकता है ना, तो हमने पूरी जाति का बोध करा दिया। यानी अगर मैं साइकिल कहती हूँ या फिर बाइक कहती हूँ या फिर कार कहती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम मर्सिडीज की बात कर रहे हैं या फिर हम ऑडी की बात कर रहे हैं या फिर हम स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं या फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ कार कहा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ब्रांड्स खुद ब खुद आ जाएंगे, मारुति हो या मारुति सुजुकी हो या फिर होंडा हो, ये सारे खुद ब खुद आ जाएंगे क्योंकि हमने पूरी जाति का बोध करा दिया कि कार जो है इसमें ये आते हैं। ठीक, उसी तरह मोबाइल, सैमसंग हो, आईफोन हो या फिर अगर हम बात करें तो ओप्पो हो या फिर वन प्लस हो,
कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो गया, अगर हम एक पर्टिकुलर चीज का नाम ले रहे हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारी जातियां आती हैं, तो उसे हम किसके अंतर्गत रख देते हैं, जातिवाचक के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना कि जाति क्यों आया, तो ये जो आपका व्यक्तिवाचक है वो कभी कभी ये जो आपका व्यक्तिवाचक है वो कभी कभी जातिवाचक, और ये जो जातिवाचक है वो कभी कभी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होने लगता है या फिर इस्तेमाल में आने लगता है। उसको समझते हैं कि वो कैसे होता है। तो अगर मैं व्यक्तिवाचक की बात करती हूं तो मान लीजिए अगर मैं कह दूं गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई, ठीक है। अब अगर मैंने ये कहा तो क्या हो गया, मैंने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया। या फिर अगर मैं कह दूं कि मिस्टर शर्मा क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, ठीक है। मैंने जब अगर कहा मिस्टर शर्मा क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, या फिर मिस्टर शर्मा ने हमें क्या किया, वर्ल्ड कप जितवाया। अब अगर मैं मिस्टर शर्मा कहूं या फिर गांधी कहूं या फिर ये कहूं कोहली ने इस बार अच्छी पारी खेली, ठीक है। अगर मैं ये स्टेटमेंट हटा भी दूं तो अगर मैं यहां पे जोड़ती हूं कि कोहली ने अच्छी पारी खेली, ठीक। अब जब हमने बोला कि कोहली ने अच्छी पारी खेली तो क्या हुआ, कोहली यहां पे क्या है बेटा, जाति है। लेकिन हमें पता है कि ये कोहली की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, विराट कोहली की बात कर रहे हैं। अब जब हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, वो व्यक्ति विशेष हो गए, यानी कि वो इकलौते हैं। विराट कोहली जो हमारे टीम के लिए खेलते हैं इकलौते हैं, व्यक्ति विशेष हो गए। लेकिन यहाँ पे हम बोध किसका करा रहे हैं, कोहली कहा हुआ है, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी जाति है। लेकिन प्रयुक्त किस तरीके से हो रहा है, व्यक्ति के रूप में हो रहा है, एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, यानी कि ये व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देश में जय चंदों की कमी नहीं है। अब हमने कहा देश में जयचंदों की कमी नहीं है या देश में जयचंद हैं। अब यहाँ पे जयचंद क्या है, जयचंद तो नाम है यानी कि एक व्यक्ति का बोध कराने वाला है। या फिर अगर कहे तुम तो बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, या फिर श्याम अपने आप को हरिश्चंद्र समझता है, अगर ऐसा भी कोई वाक्य आ गया तो ये क्या हुआ, हरिश्चंद्र हो या फिर जयचंद हो, क्या है, ये ऐसे शब्द हैं जो व्यक्ति विशेष का बोध कराते हैं। जयचंद वो था जिसने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हरिश्चंद्र वो थे जो सच्चाई के मूर्त हैं, जो हमेशा सच बोलते थे। तो ये व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके गुण जो हैं, यानी कि जब किसी के गुण और दोष उसी रूप में प्रचलित हो जाएं तो क्या हो जाता है, वो जातिवाचक हो जाता है, व्यक्तिवाचक ना रहकर जातिवाचक हो जाता है। यानी कि जो भी देश से गद्दारी करेगा या फिर जो भी क्या होगा, देशद्रोह करेगा, उसे हम जयचंद कहेंगे। जो भी सत्य का पालन करेगा उसे हम हरिश्चंद्र कहते हैं। और जो भी कहा जाता है ना कि क्या नाम था उनका, विभीषण, ठीक है, घर का भेदी लंका ढाहे, विभीषण को कहा जाता है। यानी कि अगर आप अपने घर के भेद बाहर बता रहे हो तो आपको विभीषण माना जाता है। यानी कि ये क्या हो गया, ये ऐसे शब्द हैं जो विशेष मतलब एक विशेषण बन गए, जो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति विशेष को छोड़ करके पूरी जाति का बोध कराने लगे। जो क्या करे, देश को धोखा दे वो जयचंद हो गया, जो सच का पालन करता है या सच का ही व्रत धारण करता है उसे हरिश्चंद्र कहते हैं। और जो क्या करे, अपने ही लोगों के साथ छल कपट करे, अपनी घर वालों के साथ क्या करे, छल कपट दिखाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, विभीषण। तो कभी कभी क्या होता है, आपका जातिवाचक व्यक्तिवाचक में और कभी कभी आपका व्यक्तिवाचक जातिवाचक में प्रयुक्त होता है। इसीलिए अगर कभी सवाल आए तो ध्यान रखिएगा कि एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है या पूरी जाति का बोध कराया जा रहा है। कभी कभी आपका हो सकता है कि व्यक्तिवाचक वाला शब्द पूरी जाति का बोध कराता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए वो जाति वहां पे था, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा को केवल महसूस किया जा सके उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, स्वभाव, भाव आदि का बोध, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा।
यानी कि मान लीजिए आप क्रोध को कैसे एक्सप्रेस करोगे, आप ये तो नहीं बोलोगे कि मुझे 2 kg क्रोध आ रहा है या 2 मीटर क्रोध आ रहा है या 2 लीटर क्रोध आ रहा है, आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते हो। आप खुशी को भी डिफाइन नहीं कर सकते हो, आप दुख को भी नहीं बता सकते हो, आप अगर बात किया जाए कमाई को नहीं बता सकते हो, आप भलाई को नहीं बता सकते हो, मानवता को नहीं बता सकते हो, शत्रुता को नहीं बता सकते हो, मित्रता को नहीं बता सकते हो। ये क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। यानी ये ऐसी चीज है जिसे आप महसूस कर सकते हो। जैसे अगर कहते हैं कि श्याम ने वीरता का क्या दिया, आपको अपने वीरता का परिचय दिया। अगर हम बात करते हैं श्याम ने अपनी वीरता का परिचय दिया, तो यहाँ पे वीरता का मतलब ये थोड़े ना है कि हम बात करें कि ये वीरता का मतलब ये है कि ये उसकी विशेषता है, विशेषता तो है नहीं। ये ऐसी कैसा भाव है कि हम देखेंगे कि हाँ वो क्या है, सबके समक्ष खड़ा है और अपने आप को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर ये कहा जाए वो देश को प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर हो सकता है कि उसने बीमारी से कोई जंग लड़ी हो, तो क्या किया उसने, अपनी वीरता यानी अपनी स्ट्रेंथ। अब ये क्या, स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करोगे, कितना स्ट्रेंथ है उसमें, ये तो आपके अंदर की भावना है ना, जिसे आप महसूस कर सकते हो। बुढ़ापा, इसे आप महसूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ना, जैसे कोई सीढ़ियों पे चढ़ता है, चढ़ते चढ़ते उसे क्या होते है, सांस फूलने लगते, तो वो कहता है ना कि अरे यार ऐसा लग रहा है जैसे बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आने का क्या मतलब है, एज थोड़े है। बुढ़ापा का मतलब है कि आप फील करते हो ऐसा, यानी कि चलने में आपको महसूस होता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, असमर्थता जैसी आप महसूस करने लगते हो। तो क्या हो जाएगा, वो आपके अंदर की फीलिंग है। कुछ लोग होते हैं यंग एज में ऐसे ही आलसी की तरह पड़े रहते और कहते हैं कि अरे मेरे को ना ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा, वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो चल नहीं पा रहा, मैं बोल नहीं पा रहा। तो ये क्या हो गया, आप फील करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 60 की एज में भी बहुत यंग होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने उस चीज को फील ही नहीं किया। तो ये क्या है, महसूस करना। जो जिस चीज को हम महसूस करते हैं उसे हम भाववाचक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, बुढ़ापा, गरीबी, हंसी, वीरता, दर्द, भूख, प्यास, प्राण, मुंह इत्यादि क्या है, आपके भाववाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट, समूहवाचक। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, समूह यानी कि झुंड का बोध हो, समूह का बोध होता है, तो हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। वे शब्द जिनसे संगठन का बोध हो उसे हम समूहवाचक कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से समूह का बोध हो वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि सेना, ठीक है, अब मैंने सेना बोला तो उसमें एक इंसान की तो बात नहीं हो रही, एक इंसान से तो सेना नहीं बनेगा ना, सेना बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है। हमने कहा परिवार, परिवार एक इंसान से तो नहीं बनता, परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। कोई कोई ऐसी ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं जिसको हम कहते हैं कि यार इसे परिवार क्यों कह रहे हो, इसे जिला घोषित कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। अब मेरी फैमिली में अगर 60 लोग हैं, 70 लोग हैं, तो ऑब्वियसली मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि यार तुम लोग इसे परिवार क्यों कहते हो, इसे जिला घोषित कर दो। तो क्या मतलब हुआ, यानी कि एक इंसान से तो परिवार नहीं बनता, परिवार बहुत सारे लोगों से बनता है। अब वो अलग अलग तो है नहीं, एक समूह है। जब कहते हो मेरा परिवार, तो मान कर चलते हैं हम लोग कि हाँ मेरे परिवार में 60 से 70 लोग हैं, वो मेरा परिवार है। तो क्या हो गया, हम उसे परिवार अपना मान रहे। तो परिवार मतलब समूह हो गया, सेना मतलब समूह हो गया, झुंड मतलब समूह हो गया, टुकड़ी मतलब समूह हो गया, दल मतलब समूह हो गया। अब जब हम बात करते हैं राज्यसभा या लोकसभा, तो ये थोड़े कहते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में जो है स्त्री थी या पुरुष थे, या फिर अगर हम बात बच्चे थे या बूढ़े थे। हम तो ये कहते हैं सभा के सदस्य, यानी कि सभा में जो लोग हैं वो सारे, वो पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं भीड़, भीड़ का मतलब ये थोड़ा ना कि एक इंसान, दो इंसान, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, नहीं। भीड़ का मतलब तो यही होता है कि बहुत सारे लोग, जिनको हम ना तो कैटेगरिया में डिवाइड करें, यानी कि ना तो हम स्त्री कह रहे हैं, ना ही हम पुरुष कह रहे हैं, ना ही हम बड़े ना बूढ़े, हम सीधे कह रहे हैं कि बहुत भीड़ थी। ठीक है, हम कहते हैं कि वहां पे लाखों दुकानें जला दी गई, या फिर अगर हम कहें आसमान में हजारों तारे थे। अब ये क्या है, अगर हम ऐसे बात करते हैं तो हम किसी एक की बात तो नहीं कर रहे। ठीक उसी तरीके से हम कहते हैं ना लाखों की भीड़ थी। भीड़ क्या है, भीड़ जो कह रहे हैं लाखों की भीड़, लाखों को हटा दीजिए, भीड़ को पकड़ लीजिए। भीड़ क्या है, आपका पूरे समूह का बोध कराया जा रहा होगा। ठीक है भीड़, जनता, सभा, मंडल, गुच्छा, ये क्या है, आपके सारे के सारे समूहवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आइए द्रव्यवाचक, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो क्या हो, जब आपके नाप तौल वाली जो वस्तुएं होती हैं उनका ज्ञान हो आपको, यानी कि वे वस्तुएं जिन्हें नापा तौला जा सकता है उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है वह क्या होता है, आपका द्रव्यवाचक हो जाता है। अब अगर मैं बात करती हूँ धातु, पदार्थ, यानी कि अगर हम सोने की बात कर रहे हैं या चांदी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
ये आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, ये आपके द्रव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक। जैसे लोहा, घी, तेल, सोना, ये सब क्या है, ये आपके द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो संज्ञा में अगर मैं बात करूं तो इन सब के अलावा बहुत कुछ नहीं है। संज्ञा में आपको संज्ञा समझ में आता है, साथ ही साथ उसके भेद में पर्टिकुलरली चीजों को समझना है, जैसे कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, कहाँ कहाँ पे आपका जातिवाचक व्यक्तिवाचक हो जाता है और कहाँ पे व्यक्तिवाचक जातिवाचक हो जाता है। बाकी सारी चीजें बहुत सिंपल है। कहानी सिंपल सा है, जिसे आपको अपने दिमाग में रखना है कि एक बच्चे का जन्म होता है, उसका नामकरण किया जाता है, वो धीरे धीरे भावनाओं को महसूस करना शुरू करता है, उसके बाद वो समूह बनाता है जिससे उसे परिवार समझ में आता है। उसके बाद वो क्या होता है, जब आगे बढ़ता है तो उसे जाति के बारे में समझ में आती है, इसीलिए उसके नाम के पीछे सरनेम जो लगता है उससे वो अपनी जाति को समझता है। और जब थोड़ा और बड़ा होता है या फिर वो खाने को चखता है तो उसे द्रव्यों के बारे में पता चलता है, यानी घी, तेल, इन सब के बारे में उसे समझ में आता है। तो क्या हो गया, ये पूरी कहानी मतलब पूरी डिफिनेशन, सारी चीजों को आप एक छोटे से कहानी के अंतर्गत समाहित कर सकते हो और उससे आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी और कोई तकलीफ भी नहीं होगी। अब अगर हम बात करेंगे तो इसी के साथ जो है आपका ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, यानी कि यहीं पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो पूरा आपका चैप्टर था संज्ञा वो समाप्त हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है तो कुछ मामूली 20-25 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आराम से आपको भी पूरे अच्छे से क्लियरिटी आ जाए चैप्टर पे। और क्लियर हो गया चैप्टर तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा। तो और अगर मैं बात करूं तो पेपर में नॉर्मल डिफिनेशन यानी परिभाषा से रिलेटेड 1-2 सवाल आए होंगे, होते हैं, पिछले 2 सालों में तो नहीं आए थे। तो ये चीज़ें जो है हम एक्सपेक्टेड है कि आपकी परिभाषा के रूप में पूछा जाए, क्योंकि परिभाषा के रूप में 1 साल पूछ गया, तो इसीलिए आपको ये अपने आप को प्रिपेयर करना कि हमें परिभाषा के रूप में चीज़ें पता हो। परिभाषा रटना नहीं है, नाम से ही क्लियर है। संज्ञा में कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द है अवस्था सूचक विशेषण, संज्ञा, विशेषण और क्रिया। तो देखो यहाँ पे विशेषण है नहीं, दया क्या है, महसूस करने वाली चीज है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका संज्ञा हो जाएगा। कौन सा संज्ञा बच्चे, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सा है, विदुषी, विधाता, विद्वता और वरदान। देखो वरदान का कोई लेना देना है नहीं, और विदुषी क्या होती है, विद्वान अगर कहा जाए तो उसका स्त्रीलिंग आप मान सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें विधाता तो परमात्मा को विधाता कहा जाता है, इसका कोई विद्वान से लेना देना नहीं। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन आपके पास बच्चे, ऑप्शन सी, विद्वता। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये आपका क्या है, विद्वान आपका विशेषण है और विद्वता आपका क्या है, भाववाचक है, यानी जो बहुत ज्यादा जानता हो उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये विशेषण के रूप में नहीं, ये एक भावना है, उसको समर्पित है। ठीक है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था वाक्य में धोखा संज्ञा है, भाववाचक, समुदायवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, भाववाचक। बहुत इजी है, धोखा क्या है, महसूस करने वाली चीज है, आप देख थोड़े सकते हो, आप उसे छू तोड़ ना सकते हो कि धोखा कैसा हुआ। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोध और क्रोधित। तो अगर मैं बात करूं तो मैंने एग्जाम्पल ही में ही आपको जब परिभाषा ही समझा रही थी तभी मैंने भाववाचक के अंतर्गत बता दिया था कि क्रोध किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक और भाववाचक। इन चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो संज्ञा के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता। तो देशवाचक तो कुछ नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, संज्ञा शब्द कौन सा है, मूर्ख, प्रातः, विस्तृत और बुराई। तो अगर हम बात करेंगे तो संज्ञा शब्द कौन सा है। अब देखो एक बात बताते हैं, मूर्ख शब्द जो है वो विशेषण है, मूर्खता होता तो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाता, वो आपका संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, बुरा से बुराई, बुरा क्या है, विशेषण, विशेषण से बना है आपका भाववाचक और क्या हुआ, बुराई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलता है वो क्या कहलाते हैं, अविकारी, विकारी, अव्यय और एकार्थी। शब्द विचार के अंतर्गत हमने पढ़ा था जिनका रूप लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तित होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। इसी विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होगा? दैनिक जागरण, धुलाई, तूफान, तूफान, दैनिक जागरण, धुलाई, धुलाई, दैनिक जागरण, तूफान, और इनमें से कोई भी नहीं। अब देखो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक की जब हम बात करते हैं यानी कि क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो ये दैनिक जागरण क्या है, अखबार का नाम है, यानी ये व्यक्तिवाचक हो गया। धुलाई क्या है, भाववाचक है, और तूफान क्या है, जातिवाचक है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, महात्म्य भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? सर्वनाम, विशेषण, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा। अब अगर मैं बात करती हूं तो ये क्या होगा, महात्म्य जो बना है वो महात्मा से बना है। अब महात्मा क्या है बच्चे, ये आपका सर्वनाम है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक है? तो ये ऑब्वियसली भाववाचक तो है नहीं, क्योंकि हमें भाववाचक का ही बताना है। ठीक है, अब यहाँ किससे बना है पूछा गया है, तो महात्मा हम किसे कहते हैं, यानी कि महात्मा के अंतर्गत हम किसको कहेंगे, जिसकी महान आत्मा है, यानी कि जो क्या है, जिसने ये कहा जाता है कि जिसने अपनी इंद्रियों पे कमांड कर लिया या फिर काबू कर लिया है, तो उसे अपने अंदर वो कर लिया है, समाहित कर लिया है कि उसे बाहरी चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसे हम क्या कहते हैं, महात्मा कहते हैं। ठीक है, अब महात्मा शब्द क्या है आपके लिए, वो सर्वनाम बिल्कुल नहीं होगा। अब वो जातिवाचक है या विशेषण है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है वाक्य में सेना क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी और जब आपको बता रही थी, मतलब समझा रही थी परिभाषा, तब मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। साथ ही साथ आराम से आप अगर लेक्चर देख के आए हो या फिर ऐसे भी, तो आपको ये इसका आंसर पता होगा, तो आंसर नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शब्दों में भाववाचक शब्द कौन सा है? इच्छा, मित्रता, पंडित और चलना। तो चलना क्या है बेटा, आपकी क्रिया है, और मैंने बताया था मित्र से क्या बना, मित्रता, शत्रु से शत्रुता, इसी तरीके से बुरा से बुराई। तो क्या हुआ यहाँ पे, मित्रता क्या हो गई आपकी, मित्रता आपके जो है भाववाचक संज्ञा हो गई। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है? दौड़ता, नहाता, खेलता और शिष्टता। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, दौड़ता शब्द क्या है बच्चे, ऑब्वियसली दौड़ना से बना है, यानी क्रिया है। नहाना क्रिया है, खेलना क्रिया है, बचा क्या आपका ऑप्शन डी। शिष्ट से बना है शिष्टता। ठीक है, शिष्ट क्या है आपका, विशेषण शब्द है और उससे बना है शिष्टता। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इन चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो क्रिया से नहीं बना है, यानी क्रिया शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है? तो अगर मैं बात करूं सजावट, सजाना शब्द क्या है आपकी क्रिया है, वहां से बना है, तो ये ऑप्शन भी गया। गिरावट, गिरना शब्द का से बना है, तो ये भी गया। कमाई, कमाना से बना है, तो ये भी गया। तो बचा क्या, लंबाई, लंबाई क्या है बच्चा आपका विशेषण शब्द है, विशेषण से ये बना है भाववाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो क्रिया से नहीं बना है? दोनों आप समझ गए होंगे, दोनों ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आप आराम से इस चीज को निकाल सकते हो। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास क्या है? अकर्मक क्रिया, पढ़ा ही नहीं हमने। ठीक है, गुणवाचक संज्ञा, कुछ होता ही नहीं है। अब बचा क्या आपके पास, जातिवाचक, भाववाचक। क्या जाति के अंतर्गत विश्वास आएगा? तो अब ये जो है कॉमन सेंस का जवाब है आपके पास। दो ऑप्शंस तो ऐसे ही हमारे खत्म हो गए, तो अब आप इसका आंसर बताएंगे कि आपका जातिवाचक होता है या भाववाचक। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द और पदवंत। जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अविकारी शब्द के अंतर्गत जानते हैं, जिसमें आता है विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसी किसके योग से बनी भाववाचक संज्ञा है? जातिवाचक, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब हंसना जो है क्या है बच्चे आपके लिए? क्रिया है, तो उससे बनी है हंसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जातिवाचक संज्ञा बताएं। लड़का, मित्रता, श्याम और दुख। अब आपको बताना है जातिवाचक। भैया
एग्जाम्पल में ही जब आपको आंसर मिल गया, यानी कि जब हम परिभाषा पढ़ रहे थे वहीं पे आपका उदाहरण जो लिखा था वहीं से आपका आंसर बन जाता है, तो इसमें डाउट ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगा। लड़कपन, लड़कापन, लड़ाई और लड़की। तो लड़का में अगर हम क्या मतलब अगर मुझे जातिवाचक को भाववाचक में कन्वर्ट करना है तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं, आभूषण। तो भाववाचक के अंतर्गत कौन आता है, तो भाववाचक के अंतर्गत आपका गुण और दोष आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु। आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। हालांकि बहुत इजी है, अगर आपको मित्रता पता है तो शत्रुता आप आराम से निकाल लोगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। शत्रु शब्द से बना है शत्रुता, यानी ये क्या है, ये आपका भाववाचक है। ये आप महसूस करते हो, जब हम शत्रु निर्धारित करते तो हम कहते हैं कि हाँ वो मेरा शत्रु है, तो हमने उसे क्या किया, उसे हम जग जाहिर कर सकते हैं। लेकिन शत्रुता वो क्या है, भावना। कहते हैं ना शत्रुता की भावना अच्छी नहीं है, यानी कि आपके अंदर क्या है, वो भावना है जिसे आप महसूस कर रहे हो। ठीक, लंगूर में कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। अगर मैं लंगूर की बात करूं तो क्या होगा, पूरी जाति का बोध कराएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना, सरलता, वीरता, मानवता और सुंदरता। अब आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका विशेषण नहीं है। तो सुंदर से बच्चा क्या बना है, सुंदरता। वीर से क्या बना है, वीर। राम एक वीर लड़का है, या फिर हमारी सेना ने वीरता का परिचय दिया। वीरता आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक। लेकिन जैसे ही हमने बोला कि श्याम एक वीर है, तो क्या हो गया, वहां पे हमने श्याम की विशेषता बता दी, तो ये क्या हो गया, विशेषता हो गई। सरलता भी आपका क्या है बेटा, विशेषता है, यानी कि सिंपलिसिटी की बात करते हो वही सरलता। ठीक, बट अगर हम मानवता की बात करें तो क्या है, मानव से बना है मानवता, और मानव शब्द आपका क्या है, संज्ञा है। मानव शब्द आपका विशेषण नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। इसी के साथ हमारा जो ये सेशन है, यानी कि एमसीक्यू और संज्ञा दोनों समाप्त होता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो हमारे संज्ञा क्या होती है, किसे कहते हैं, भेद कितने होते हैं, परिभाषा क्या है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो सवाल होने चाहिए थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको कोई डाउट ना हो किसी सेक्शन में, और इन केस अगर हुआ तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।